बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो एक बड़ा आर्टिकल चल रहा है कि व्हाट इज़ जीन, जीन क्या है। फाइनली इस आर्टिकल के बाद हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ आएंगे कि व्हाट इज़ जीन्स। जो हमने व्हाट इज़ जीन के स्टार्ट में एक सीक्वेंस बनाई थी कि जीन है क्या। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए जिसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है जिसको सेल रीड करके स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को जोड़ता है। अमाइनो एसिड जब आपस में स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ मिलते हैं तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनती हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन से स्पेसिफिक एंजाइम बनते हैं, फिर वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं जो स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और फिर ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक डेवलप होती हैं। तो अभी तक हमने जो आखिरी कंक्लूजन निकाला था बीडल एंड टैटोल्फ के एक्सपेरिमेंट में, वो हमने कहा था वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, कि जीन पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड से एंजाइम बनते हैं, आगे फिर सारा सूरत हाल चलती है। तो आज हमने जो दरमियान में गैप रह गया है कि जीन और पॉलीपेप्टाइड के दरमियान, तो उस गैप को फिल करने की, यानी जीन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की वजह से सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, तो ये किस तरह डिस्कवर हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ तक हमारा जो रिज़ल्ट निकला है कि जीन पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड की चेन मिलके प्रोटीन्स बनाती हैं, प्रोटीन्स मिलके एंजाइम बनाते हैं, एंजाइम से कंपाउंड बनते हैं, वो कंपाउंड करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, करैक्टर्स, यानी जीन पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन एंजाइम कंपाउंड और करैक्टर्स डेवलप होते हैं जिससे ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की या फिर कोई फंक्शन परफॉर्म होती है। तो सबसे पहले ये जो पॉलीपेप्टाइड है या प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन किन यूनिट से मिलके बने हैं, इसको सबसे पहले डिस्कस किया फ्रेडरिक सेंगर ने। ये एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट है। 1953 के अंदर इसने इंसुलिन प्रोटीन के ऊपर रिसर्च की और कहा कि जो इंसुलिन है उसमें अमाइनो एसिड की एक मखसूस तरतीब है जो इंसुलिन का मालिक्यूल बना रहे होते हैं। तो इसने सबसे पहले इंसुलिन के अंदर पाए जाने वाले अमाइनो एसिड की तादाद मालूम की और अमाइनो एसिड किस तरतीब से जुड़े हैं वो इसने डिस्कस किया। तो ये फर्स्ट ईयर में भी हमने बात डिस्कस की थी कि जो इंसुलिन है ये हमारे पास 51 अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। आगे ये जो अमाइनो एसिड है ये दो चेन्स में होते हैं, एक बड़ी चेन होती है, एक छोटी चेन होती है। बहरहाल ये जो फ्रेडरिक सेंगर ने ये काम किया था एक बहुत बड़ा कारनामा था, क्योंकि उसके बाद जितनी भी प्रोटीन्स को देखा गया तो पता चला कि वो सारी की सारी प्रोटीन्स, चाहे वो एंजाइम की शक्ल में है या हार्मोन की शक्ल में या किसी और शक्ल में है, तो जब उनको स्टडी किया गया तो पता चला कि वो सारी की सारी प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। तो सेंगर्स अचीवमेंट वाज ए सिग्निफिकेंट, ये बहुत बड़ा उसका कारनामा था। डिमॉन्स्ट्रेटेड, क्योंकि इसने सबसे पहले साबित किया फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्रोटीन कंसिस्टेड ऑफ डिफाइनेबल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, कि अमाइनो एसिड एक मखसूस तरतीब से मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। और फिर बाद में जब मज़ीद सारी प्रोटीन पर रिसर्च हुई तो पता चला ऑल प्रोटीन एंड एंजाइम आर द स्ट्रिंग ऑफ अमाइनो एसिड, कि वो अमाइनो एसिड की स्ट्रिंग्स हैं, चेन्स हैं, अरेंज इन ए सर्टन डेफिनेट ऑर्डर, और ये अमाइनो एसिड एक मखसूस तरतीब से जुड़े हैं। ये नहीं है कि कोई जैसे इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड हैं तो 51 अमाइनो एसिड को किसी भी तरतीब से अरेंज करके रख तो इंसुलिन बन जाएगी, ऐसे नहीं है। इंसुलिन के अंदर जो अमाइनो एसिड है वो एक मखसूस तरतीब से जुड़े हैं, उसी तरतीब से अगर जुड़ेंगे तो इंसुलिन का मालिक्यूल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद इसने तो बता दिया कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं। अब जो वर्नर इंग्रॉम है इसने 1956 के अंदर, अच्छा फॉलोइंग पायनियरिंग सेंगर वर्क का मतलब क्या है कि सेंगर ने काम पहले किया, पायनियर का मतलब है जो चीज़ पहले आए। तो उसके बाद इसने फॉलो करते हुए वर्नर इंग्रॉम 1956 ने, इसमें एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो अपनी शेप को ख़राब कर बैठते हैं। जैसे आम रेड ब्लड सेल गोल होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल है उसकी जो शेप होती है वो सिकल सेल एक दरांती की तरह हो जाती है। वजह क्या है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होती है, उसमें हीमोग्लोबिन गोल है लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन अपनी जो शेप है वो मेंटेन नहीं कर पाती।
अच्छा, ये एक प्रोटीन डिफेक्ट है। प्रोटीन डिफेक्ट से क्या मुराद है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से ये होता है, और ये इनहेरिटेड एज ए मेंडेलियन डिफेक्ट। ये मेंडल्स के लॉ को भी फॉलो करते हैं, यानी वो करैक्टर जो मेंडल के लॉ को फॉलो करते हैं उनको मेंडेलियन ट्रेट्स कहा जाते हैं या मेंडेलियन करैक्टर कहा जाते हैं। जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन मेंडेलियन करैक्टर कहलाते हैं। तो ये जो प्रोटीन डिफेक्ट है कि इसमें प्रोटीन ख़राब हो जाती है, प्रोटीन की शेप ख़राब हो जाती है, ये इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब है वालिदैन से बच्चों में आता है, और ये मेंडल्स के लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद जब उसने दोनों सेल की प्रोटीन को ऑब्ज़र्व किया, यानी आप कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल को गोल करवाती है वो, और जो सिकल सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है वो, दोनों के जब स्ट्रक्चर को देखा, दोनों के अमीनो एसिड के सीक्वेंस को देखा, तो उसको नज़र आया कि यानी वर्क क्या था, उसने दोनों को एनालाइज़ किया, नॉर्मल प्रोटीन को भी एनालाइज़ किया, सिकल सेल प्रोटीन को भी एनालाइज़ किया। तो उसने देखा टोटल हमारे पास जो अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन के अंदर होते हैं वो 574 होते हैं, और ये दो चेन्स में अरेंज होते हैं। एक को हम कहते हैं बीटा चेन, एक को हम कहते हैं अल्फा चेन। दो किस्म की चेन्स, यानी वैसे 4 चेन्स होती हैं, 2 बीटा होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, तो ये 4 चेन में अरेंज होते हैं। तो उसने देखा ये जो बीटा चेन्स हैं इसमें टोटल एक के अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं, दूसरे के अंदर भी 146 अमीनो एसिड है। उसने देखा कि 145 अमीनो एसिड वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है दोनों चेन के अंदर। सिर्फ एक चेन, एक अमीनो एसिड नॉर्मल के अंदर इसको ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन जो सिकल सेल है उसमें ये विलाइन जुड़ा होता है। यानी आप ये समझ लें कि 572 अमीनो एसिड अपनी जगह पे है। बीटा चेन्स के अंदर प्रॉब्लम आया कि जहाँ ग्लूटामिक एसिड लगना था उसकी जगह वहाँ विलाइन लग गया दोनों बीटा चेन्स के अंदर। अब इस एक ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन लगने की वजह से अब हम देखें कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कितनी इंपॉर्टेंट है कि 572 अमीनो एसिड अपनी जगह पे हैं, 2 बीटा चेन है, हर बीटा चेन में एक जगह चेन आई है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लगा है, विलाइन लग गया। तो इसकी वजह से ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, गोल स्ट्रक्चर होता है, वो चेंज होके एक सिकल सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब जो हीमोग्लोबिन गोल है वो तो आमतौर पे ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, लेकिन वो जो सिकल सेल है वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर सकता। इस वजह से आप कह सकते हैं कि प्रोटीन डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसने देखा, अच्छा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था कि नॉर्मल प्रोटीन के पास एक जगह ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन सिकल सेल प्रोटीन के पास ग्लूटामिक एसिड वाली जगह पे क्या मौजूद है, विलाइन है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आप जहन में रखेंगे, आम तौर पे जो इन्फॉर्मेशन आती है कि अमीनो एसिड को किस तरतीब से लगाया जाए, तो उसने देखा कि वो इन्फॉर्मेशन DNA से आती है, और एक ग्लूटामिक एसिड का कोड आमतौर पे 3 न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि एक ग्लूटामिक एसिड का जो कोड है वो भी 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है, विलाइन का जो कोड है वो भी 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है। तो उसने देखा कि जो ग्लूटामिक एसिड और विलाइन का कोड है इसमें एक जगह चेंज आई हुई है कि ग्लूटामिक एसिड का कोड बनता है CTC, साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड, थायमिन वाला न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन। अच्छा, बाकी सारा आप कह सकते हैं जीन सही है, लेकिन जहाँ ग्लूटामिक एसिड लगना चाहिए था प्रोटीन के अंदर, वहाँ जब उसने कोड देखा सिकल सेल के अंदर वो थोड़ा चेंज है कि यहाँ CAC है, यानी थायमिन की जगह क्या लग गया है, एडेनिन लग गया है। तो यही बात उसने कही कि अलील ऑफ जीन, जीन क्या है, जीन जिसने क्या बनाना है, HB हीमोग्लोबिन बनाना है। अच्छा, हीमोग्लोबिन वाला जो जीन है, जीन की मुख्तलिफ शक्लें अलील कहलाती हैं। अब इसकी 2 शक्लें हैं, एक हीमोग्लोबिन को नॉर्मल बनाती हैं तो ये नॉर्मल अलील है, एक शक्ल सिकल सेल बनाती हैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन बनाती है। जीन एक ही है और ये एबनॉर्मल है, तो उसकी 2 शक्लें, एक नॉर्मल है एक एबनॉर्मल है।
तो जब उसने नॉर्मल अलील जो एक जीन की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, एक जीन्स की जो मुख्तलिफ शक्लें होती हैं वो अलील कहलाती हैं। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज़ कॉल्ड एज अलील। तो उसने देखा कि ये जो जीन नॉर्मल का अलील और इस जीन का ये एबनॉर्मल अलील, जीन एक ही है, आगे उसकी दो शक्लें हैं, तो उन दोनों में सिर्फ इस एक अमाइनो एसिड के कोड में फ़र्क था। यानी नॉर्मल के अंदर वो कोड बन रहा था CTC उस जगह, और इसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड लगना चाहिए था, और लेकिन एबनॉर्मल अलील के अंदर उस जगह T की जगह क्या लगा हुआ है, CAC लगा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या लग गया, विलाइन लग गया। अब ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन लगने की वजह से, क्योंकि अलील डिफरेंट हो गए, इस अलील में T, बाकी सारा जीन एक जैसा है, ये दोनों बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं, सिर्फ एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड में फ़र्क पड़ा है कि जो नॉर्मल है जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड लगना था वहाँ थायमीन है, और जो विलाइन है वहाँ क्या मौजूद है, एडेनिन है। यानी जीन के अंदर एक जगह जिसने ग्लूटामिक एसिड का कोड बनाना था वहाँ T को रिप्लेस करके क्या लगा दिया गया, एडेनिन लगा दिया गया। तो उसने यही बात की कि अलील ऑफ ए जीन, कि वो जीन जिसने हीमोग्लोबिन बनाने हैं वो डिफर्ड ओनली इन देयर स्पेसिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन हीमोग्लोबिन, कि ये जो अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, यहाँ आप कह सकते हैं कि जिसने ग्लूटामिक एसिड बनाना था वहाँ अलील के अंदर डिफरेंस किसका आ गया, कि ऐसे कोड का डिफरेंस आ गया जिसकी वजह से उस हीमोग्लोबिन की चेन में जो बीटा चेन है उसमें विलाइन लग गया। तो यहाँ से हमें जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है उसकी क्लियर कट जो पिक्चर है वो हमें नज़र आई। दीज एक्सपेरिमेंट एंड अदर रिलेटेड वंस ब्रॉट टू क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। उसने कहा कि जैसे सिकल सेल एनीमिया या दूसरे आप कह सकते हैं डिजीज़ या दूसरे करैक्टर जो प्रोटीन्स की शक्ल में होते हैं, तो और वो हेरिडिटी हैं, हेरिडिटी से क्या मुराद है कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, उनको अब हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। यानी आप ये समझ लें कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर ख़राब हुआ, जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन का स्ट्रक्चर ख़राब क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेशन इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस, क्योंकि जो प्रोटीन के अंदर जो प्रॉपर सीक्वेंस थी वो बदल गई। जैसे सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ कि ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन लग गया। अब क्या हुआ, ये सीक्वेंस क्यों बदली, क्योंकि जो डीएनए क्रोमोसोम का जो डीएनए है उसमें जो जीन मौजूद है, जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो, यानी आप ये समझ लें डिक्टेटेड का मतलब है किसी चीज़ को लिखना, किसी चीज़ को गाइड करना, किसी चीज़ को हुक्म देना। यानी ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए है, ये इसकी इंफॉर्मेशन की वजह से अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बनती है और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है। अगर ये सीक्वेंस बदल जाए तो अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाएगी, उसमें अल्टरनेशन आ जाएगी और प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन में यही हो रहा है, अमाइनो एसिड न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में थोड़ी सी तब्दीली आ रही है कि T की जगह एडेनिन लग रहा है, तो अमाइनो एसिड बदल, ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन लग गया। अब जब विलाइन लगा तो प्रोटीन का सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह सिकल सेल हीमोग्लोबिन आ गई। तो अब हम जीन को कैसे डिफाइन करेंगे। जीन इज़ द पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट स्पेसिफाई द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। कि हमारे पास जीन वो पार्ट ऑफ डीएनए है जिसके पास ऐसी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जिसको पढ़ के सेल स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को सीक्वेंस से जोड़ता है और उसकी वजह से स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये जो डीएनए का पार्ट जिसकी इंफॉर्मेशन से स्पेसिफिक प्रोटीन बन रही हैं इसको जीन कहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता उस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में ख़राबी हो जाए तो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस ख़राब हो जाएगी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसे हेरिडिटी डिजीज़ होगी। सिकल सेल एनीमिया के केस में भी यही हुआ है। उसके बाद हमारे पास जीन्स ने प्रोटीन बनाने, ये तो बात समझ में आ गई। और जीन्स जब प्रोटीन बना लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, या इसका साइंटिफिक नेम है सेंट्रल डॉगमा।
तो सेंट्रल डॉग्मा एक उस मैकेनिज्म को कहा जाता है जिसमें जीन की इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है, एक्सप्रेस का मतलब है फिर उसे प्रोटीन बनवाई जाती है। तो ये जो मैकेनिज्म है जिसमें ये सारा काम हो रहा है कि जीन की इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनाई जा रही है, इसको सेंट्रल डॉग्मा या फिर जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है। और ये 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले डीएनए से मुराद यहाँ जीन, उससे आरएनए बनाया जाता है और आरएनए से प्रोटीन बनाई जाती है। ये 2 स्टेप में। डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन को हम आगे डिटेल में, अगला जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसक्रिप्शन से ही रिलेटेड है। उसको वहीं यहाँ थोड़ी सी समरी लिखी हुई है लेकिन वहीं उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन भी आगे डिटेल से आरएनए से प्रोटीन बने। लेकिन ट्रांसलेशन जब डीएनए से आरएनए बन जाते हैं, आरएनए से प्रोटीन जब बनती हैं, तो ट्रांसलेशन जो आरएनए है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जो प्रोटीन को बनने में क्या कर रहे होते हैं, हेल्प आउट कर रहे होते हैं। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इस प्रोसेस को सिंपली सा डिस्कस करें, सपोज मैं कहता हूँ कि ये डीएनए है, इससे मैसेंजर आरएनए बन के आया और किस में आ गया, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में यहाँ पड़े होते हैं राइबोसोम्स, उनके साथ आके ये अटैच हो जाता है। साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पड़े होते हैं, अमीनो एसिड को यहाँ इकट्ठा करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। यानी आप ये समझ के डीएनए से जो आरएनए इंफॉर्मेशन लेके आता है उसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। ये वैसे फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी डिटेल से है। फिर मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो अमीनो एसिड को इकट्ठा करते हैं वो ट्रांसफ़र आरएनए है। और राइबोसोम 2 चीज़ों का मजमुआ है, आरएनए और प्रोटीन। तो वो आरएनए जो राइबोसोम के साथ अटैच होते हैं उसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो ये जो बातें हमने आरएनए की टाइप्स के लिहाज से लिखी हुई है, ये आपकी फर्स्ट ईयर से यहाँ लिखी हैं। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस करें, फिर हम अगला जो टॉपिक है वो ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ आरएनए। अच्छा, मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, अभी हमने डिस्कस किया। और उन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को पढ़ के अमीनो एसिड को आमतौर पे जोड़ना होता है सीक्वेंस के साथ। अभी हमने डिस्कस किया कि ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड है, तो इसकी इंफॉर्मेशन 3 न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में स्टोर होती है। 3 न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में स्टोर होती है। तो ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, ये डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, जब इससे मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा तो जब हम इसकी कॉपी करेंगे तो कॉपी करते हुए इस इंफॉर्मेशन को हम इस तरह के सी के सामने जी लगाएंगे और टी के सामने ए आना चाहिए, लेकिन चूंकि आरएनए पर यू और जी लगाएंगे। अब मैसेंजर आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मौजूद होती है। तो इस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को जो मैसेंजर आरएनए में मौजूद होती है और आमतौर पे जो ट्रांसफ़र आरएनए जिसको पढ़ के अमीनो एसिड इकट्ठा करता है, इसको हम कहते हैं कोडोन। ये भी हमारा एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है जेनेटिक कोड के हवाले से। तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए के पास क्या मौजूद होते हैं, कोडोन मौजूद होते हैं। और इसका फंक्शन क्या कि ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आता है और किसको देता है, राइबोसोम तक और राइबोसोम फिर उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनाएंगे। तो मैसेंजर आरएनए का फंक्शन तो ये है कि ये इंफॉर्मेशन को लाने वाला, मैसेज को लाने वाले, इस वजह से इसका नाम मैसेज। अच्छा, इसकी लेंथ डिपेंड करती है जीन के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। यानी जितनी बड़ी प्रोटीन्स होगी उसमें उतने ज़्यादा अमीनो एसिड होंगे और जितने ज़्यादा अमीनो एसिड होंगे उतनी इंफॉर्मेशन के लिए स्टोर करने के लिए उतनी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक अमीनो एसिड के लिए हमें 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड चाहिए। तो अगर 1000 अमीनो एसिड होंगे तो 3000 न्यूक्लियोटाइड, अगर 10,000 होंगे तो 30,000। तो जितनी बड़ी प्रोटीन होती जाएगी उतने ही न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा होते जाएंगे। इस जीन बड़ा होगा तो प्रोटीन भी ऑटोमेटिकली बड़ी हो। तो इसकी लेंथ डिपेंड करती है जीन के ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर। और ये टोटल आरएनए का 3 to 4% होता है। अच्छा, जो राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम का पार्ट होते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया कि जो राइबोसोम है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम वो जगह होती है जहाँ प्रोटीन बनाई जाती है। यानी आप कह सकते हैं प्रोवाइड द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कैसे प्रोटीन बनाई जाती है। उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए क्या है कि ये साइटोप्लाज्म में जो बिखरे हुए अमीनो एसिड हैं जो हमारी खुराक से आए हैं
उनको ट्रांसफ़र करते हैं राइबोसोम तक, फिर राइबोसोम पर वो अमीनो एसिड सीक्वेंस से जुड़ के तो वो बना देते हैं हमारे पास प्रोटीन्स। अच्छा, इसकी लेंथ ये छोटा है, 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है, और हर अमीनो एसिड के लिए टोटल हमारे पास जो प्रोटीन बनाने के लिए ज़्यादातर आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं वो 20 अमीनो एसिड होते हैं। तो हर अमीनो एसिड की टाइप के लिए एक डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनए। इसका क्या मतलब है, जैसे आर्जिनिन अमीनो एसिड है, अब इसको आर्जिनिन ट्रांसफ़र आरएनए ही ट्रांसफ़र करेगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। मैथ्यूनिन अमीनो एसिड है, इसको मैथ्यूनिन ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र करेगा। यानी हर अमीनो एसिड की टाइप के लिए एक डिफरेंट आरएनए होते हैं। तो मिनिमम जो अमाउंट प्रोटीन के अंदर टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं वो 20 होते हैं। इस वजह से एटलीस्ट सेल के पास 20 होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन सेल के पास 45 है, लेकिन कम से कम जो टाइप्स हैं ट्रांसफ़र आरएनए की वो 20 होनी चाहिए, क्योंकि हर प्रोटीन के अंदर 20 अमीनो एसिड 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड लाजमी जुड़ी होती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर देखें, वैसे तो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन ये अपने ऊपर फोल्ड होके लुक डबल स्ट्रैंडेड की दिखाता है। तो ये आप जब स्ट्रक्चर फोल्ड होता है तो इस तरह का ये लुक शो करता है। यानी अगर सिंगल स्टैंडर्ड बनाए तो एक 3 एंड होगा, एक 5 एंड होगा, लेकिन जब इसको हम फोल्ड कर दें ऐसे तो 5 एंड 3 एंड के सामने आ जाएगा। तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि 3 एंड और 5 एंड, तो 3 एंड और 5 एंड ये फोल्ड होके एक दूसरे के आमने सामने आ गया। अच्छा, जब ये फोल्ड हो रहा होता है तो यहाँ 3 किस्म के हेयर पिन लूप बनते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम आमतौर पे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, जब इसकी फोल्डिंग हो रही होती है। अब तीनों के डिफरेंट काम है। अब ट्रांसफ़र आरएनए साइटोप्लाज्म को राइबोसोम तक लेके आना है। अब सेल में राइबोसोम कहाँ पड़े हैं, तो ये वाला हिस्सा बताएगा, ये वाला हिस्सा। तो ये इसकी राइबोसोम रिकॉग्नाइजेशन साइट है कि ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगी। अच्छा, ये वाला हिस्सा जो मैंने कहा था मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन होते हैं, ये जैसे मैसेंजर आरएनए है, अब इसके ऊपर ये जो 3 के जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है जिसको पढ़ के अमीनो एसिड जोड़े जाते हैं, जैसे AUG, AGGA, इसी तरह AGG। अब ये 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड मैथ्यूनिन का है, ये आर्जिनिन का, ये भी आर्जिनिन का है, तो इसको हम कोडोन बोलते हैं। अब इन कोडोन को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ इसके बिल्कुल अपोजिट आप कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है मैसेज ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर, UAC, जो कोडोन के बिल्कुल अपोजिट होती है, और इसी सीक्वेंस की वजह से ये कोडोन पहचाना जाता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं ये एंटी कोडोन है, कि कोडोन के अपोजिट सीक्वेंस रखता है, और ये आप कह सकते हैं कोडोन रिकॉग्नाइजेशन साइट है। तीसरी चीज़, अब ट्रांसफ़र आरएनए ने अमीनो एसिड को पकड़ना है। अब अमीनो एसिड को पकड़ने में कौन हेल्प कर रहे हो, क्योंकि देखो ना अमीनो एसिड हमेशा 3 एंड के साथ अटैच होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अमीनो एसिड किसके साथ अटैच होते हैं, 3 एंड के साथ अटैच होते हैं। तो ये जो OH है, अमीनो एसिड का H और इसका OH ये आपस में रिएक्शन करेंगे। यानी आप ये समझ लें कि जिस वक्त सपोज मैं कहता हूँ ये हमारे पास OH है ट्रांसफ़र आरएनए का, और अमीनो एसिड में आपको पता है कि एंड पे SD ग्रुप रह गया, बाकी सारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ये दो, इसका H और इसका OH, ये आपस में रिएक्शन करें। अब ये जो बॉन्ड बना है, ये वाला जो बॉन्ड, इसको एसाइल कहते हैं, एसाइल। तो एक एंजाइम है जो ये बॉन्ड बनने में हेल्प कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज, कि ट्रांसफ़र आरएनए और अमीनो एसिड के दरमियान में एसाइल बॉन्ड सिंथेसिस करने वाला एंजाइम, सिंथेसिस। तो इसका बेसिक फंक्शन ये है कि इसने अमीनो एसिड को 3 एंड ऑफ द ट्रांसफ़र आरएनए अटैच करना है। तो जब ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अमीनो एसिड अटैच हो जाएगा तो ट्रांसफ़र आरएनए मैसेंजर आरएनए के पास आएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब हर, जिस तरह हम कहते हैं ना हर अमीनो एसिड की टाइप के लिए ट्रांसफ़र आरएनए स्पेसिफिक है, इसी तरह हर ट्रांसफ़र आरएनए के साथ एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए ये एंजाइम भी स्पेसिफिक है। इस वजह से अमीनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज की जो अमाउंट है वो भी एटलीस्ट 20 तो सेल के पास लाजमी
होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम जो 20 अमाइनो एसिड है वो तकरीबन हर प्रोटीन का हिस्सा होते हैं। वैसे जिस तरह फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा है टोटल जो अमाइनो एसिड वो डिस्कवर 170 है, उसमें से 25 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनमें से 20 अमाइनो एसिड वो हर प्रोटीन का हिस्सा होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ आरएनए की डिटेल इतनी ज़्यादा आपकी बुक में नहीं है, जस्ट एक डायग्राम बनी और ब्रीफली उसको डिस्कस किया, लेकिन फर्स्ट ईयर में इसकी डिटेल थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से थोड़ा सा हमने फर्स्ट ईयर वाले टॉपिक को भी डिस्कस किया है। तो ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे कि डीएनए से आरएनए बनता कैसे, उसको डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।